नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान मयूरेश जोशी, विलियम ओनील के रिसर्च हेड। मयूरेश, बहुत स्वागत है आपका। अब जिस तरह से बाजार में थोड़ी उठापटक चल रही है, मतलब बड़ी बढ़िया चाल बनी थी, एक तरफा चाल बनी थी 15,200 के आसपास से लेकर के 18,000 तक। वहां पर एक ब्रेक लगा। वो साइकोलॉजिकल ब्रेक हो सकता है, टेक्निकल ब्रेक हो सकता है, जो भी आप कहें, लेकिन वहां पर एक ब्रेक लगा। उसके बाद फिर थोड़ी कमजोरी नजर आई। अब वापस हमें थोड़ा बाजार संभलता हुआ दिख रहा है। तो एक तो कल जिस तरह से अंत में पूरे दिन मजबूत रहने के बाद बाजार एकदम से पिघल गया, और फिर रात भर में पता नहीं क्या हुआ कि बाजार वापस हरे में दिख रहा है। तो अभी चल क्या रहा है बाजार में, थोड़ा इसको समझाइए, डिकोड कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मॉर्निंग राजीव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। दो चीजें, एक जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा चल गया था। जो 15,200 के स्तर निफ्टी ने कुछ हफ्तों पहले दिखाए थे, उसके बाद एक वन साइड मूव मार्केट्स में आया था। ग्लोबल मार्केट्स में भी मूव आया था। तो द मूव दैट वी मिरर्ड वाज बोथ इन टर्म्स ऑफ एफआई फ्लोज जो पॉजिटिव हुए थे, ग्लोबल मार्केट्स अपस्विंग पे थे। और इसलिए आई थिंक जो एक स्ट्रॉन्ग मूव आई थी, कहीं ना कहीं लाजमी था कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। एड टू दैट आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी played out the moves that got played out in the market yesterday. However, I think जो कल रात को यूएस डेटा आया, जो अनुमान लगाया जा रहा था जीडीपी डीग्रोथ का, आई थिंक फार बेटर नंबर आया वो फ्रंट पे। जो जॉबलेस क्लेम्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा रहता है, आई थिंक वो आंकड़ा बेटर आया देन व्हाट वाज एस्टिमेटेड। तो यूएस इकोनॉमी शायद थोड़ी स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे लग रही है। जो कुछ हफ्तों पहले इन्फ्लेशनरी डेटा पॉइंट्स को लेके और जो फेड की एक पोजीशनिंग थी रेट हाइक्स को लेके, उनकी पोजीशनिंग अभी भी है कि हाइक्स करने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। बट डेटा पॉइंट्स अब तक जो आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी डेटा, इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, आई थिंक वो अभी भी स्टेडी है। और ये दर्शाते हैं कि यूएस इकोनॉमी शायद जो हार्ड लैंडिंग की हम बात कर रहे थे उस स्थिति में ना जाए। सिर्फ एट आउटसाइड रिस्क बचता है मार्केट्स के लिए कि यूरोप कैसे प्ले आउट होगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो एक यूएस का बहुत बड़ा डर था, शायद वो डर थोड़ा थोड़ा आई थिंक डिसिपेट हो रहा है मार्केट्स में। और इसलिए आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में जो आप मूव्स देख रहे हैं, आई थिंक ये मिरर कर रहे हैं ये सेंटिमेंट्स को। तो मुझे लगता है आई थिंक एज पर द ओनील मेथोडोलॉजी हमारा जो डी डे काउंट होता है वो 2 पे है। एक शायद डिस्ट्रीब्यूशन अगले कुछ दिनों में एक्सपायर होगा। तो मार्केट्स का जो एक एक एडवांस और डिमांड का सिचुएशन है, जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स हम कहते हैं, वो थोड़े अच्छे फुटिंग पे लग रहे हैं। सेंटिमेंट्स डेफिनेटली सुधर गए हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स शायद रेंज बाउंड मूव में रहे। ट्रिगर्स की शायद एक इच्छा रहेगी मार्केट्स को आगे जाते वक्त, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स हैव प्रोबब्ली प्लेड आउट। बट अर्निंग्स हैव रिमेन स्ट्रांग राजीव जी सो फार फॉर दिस क्वार्टर। और अर्निंग्स एक बहुत बड़ा पहलू होता है बाजार के लिए। और काफी मैक्रो फैक्टर्स पे इंडिया प्रोबब्ली स्टैंड्स आउट। मुझे लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स शायद बेटर परफॉर्म करे एटलीस्ट इन द नियर टर्म कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। हालांकि ग्लोबल मैक्रोज अगर खराब होते हैं, स्पेसिफिकली यूरोप जैसे मैं कह रहा था, तो शायद मार्केट्स का जो एक पोटेंशियल अपसाइड हम देख रहे हैं वो थोड़ा कैप हो सकता है फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। जी, अभी आपने कहा कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, तो इस रेंज में ऊपर की लिमिट, नीचे की लिमिट क्या रहेगी, कुछ एक मोटा मोटा अंदाजा? तो लिमिट डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसे मैं डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, आई थिंक 18,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट के लिए फिलहाल। नीचे के लेवल पे आई थिंक मुझे लगता है 17,200 17,300 प्रोबब्ली रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर एक ब्रॉडर रेंज पकड़े तो आई थिंक 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज शायद मार्केट रह सकता है। 16,800 17,000 डाउनसाइड, 18,000 ऑन दी हायर एंड ऑफ द रेंज। जी, तो कल ही मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी कि पहले 17,000 या पहले 18,000, तो आपका वोट किधर रहेगा? मेरी इच्छा तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा मेरा हिसाब से आई थिंक 18,600 आना चाहिए। तो आई विल स्वे टुवर्ड्स 18,000, बट शायद रेंज बाउंड्री है बस। नहीं, पहले टच किसको कर पाएगा? उम्मीद तो ये 18,000। चलिए, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ा जाए। तो इस समय मतलब आप
का ये व्यू बन रहा है क्या कि रेंज बाउंड रहेगा लेकिन नीचे बहुत गिरना नहीं है, तो कभी भी जब थोड़ा सा नीचे मिले तो उस समय एक्यूमुलेट करते रहें, इस तरह की एक रणनीति बनेगी क्या? तो मार्केट की आई थिंक जो बेस केस सिनेरियो है राजीव जी, वो यही दर्शा रही है कि अगर मार्केट्स नीचे आते हैं, और जैसे मैं कह रहा था कि जो मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के कंपेयर टू इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड इवन द डेवलप्ड वर्ल्ड फार बेटर स्थिति में है। दूसरा आई थिंक जैसे मैं कह रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में, जो यूएस का एक डर था वो शायद डर ना प्ले आउट हो, एंड यूरोप रिमेन्स द ओनली सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर ग्लोबल मार्केट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मार्केट्स में अगर गिरावट आती है, फॉरेन फ्लोज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव आल्सो रियलाइज्ड कि जो मैक्रो सेटिंग और फुटिंग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और जो कॉर्पोरेट लेवल की ग्रोथ हमें दिख रही है, दैट शुड प्रोबेबली होल्ड अप द इंडियन मार्केट्स बेटर। आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है, एक जो वैल्यूएशन स्टैक होता है इंडिया का इमर्जिंग पैक में, इज स्टिल ऑन द हायर साइड, बट आई थिंक ये थोड़ा प्रीमियम जस्टिफिकेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ बेटर मैक्रोस एंड माइक्रोस दैट वी आर प्रोजेक्टिंग। तो बिल्कुल आई थिंक अगर मार्केट में गिरावट आती है, अनलेस समथिंग गोज ड्रास्टिकली लॉन्ग मैक्रो लेवल पे, फिर तो आई थिंक सारे मार्केट्स ही क्रैश होते जाएंगे एंड देयर माइट बी सब्सटेंशियल डाइवर्जन। बट जब तक वो नहीं होता, मुझे लगता है अगर गिरावट आती है तो यस आई थिंक अगर आप सेक्टर और स्टॉक्स पे से रुझान रखते हैं तो अच्छे मौके रहेंगे इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अभी चांसेस ज्यादा क्या रहेंगे कि जब रेंज बाउंड की हम बात कर रहे हैं 17,000 18,000, मोटे तौर पे आपने ब्रॉड रेंज दे दिया है, 17,200 17,000 इसके आसपास नीचे और ऊपर 18,000, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी हम नए ब्लू स्काई में भी नहीं जाने वाले हैं और वो जो 15,000 के आसपास के लेवल्स हमने देखे थे वो भी वापस नहीं लौटने वाले हैं? अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही चलेगा क्या? तो जैसे आई थिंक मैं कह रहा था कि सिनेरियो है कि ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए। अभी नंबर्स तो बहुत बढ़िया हैं अर्निंग्स के, अभी अगले कुछ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट तिमाही के नंबर्स मार्केट ये भाप के चल रहे हैं कि थोड़े सॉफ्टर साइड पे हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्टअप एक हायर कॉस्ट पे हुई थी बेस के वजह से, शायद नंबर्स ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 2 के हिसाब से थोड़े नरम रहे कंपेयर टू क्वार्टर 1। बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद है क्वार्टर 3 यानी सेकंड हाफ में। तो मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, और इसलिए आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर को जेस्टेट करते जाएंगे हम एज द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पास, एंड वी विल फैक्टर इन कि अगले 6 महीने 9 महीने में मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। और सेकंड हाफ प्रोबेबली लुक्स बेटर प्लेस, क्योंकि कमोडिटीज कम हो चुकी है, काफी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगी काफी कॉर्पोरेट्स के लिए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हमने पहले हाफ में देखे थे वो भी अच्छे खासे कम होंगे, विद लॉट ऑफ ऑपरेशंस स्टार्टिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। चाइना में तो दिक्कतें हैं, वो एक आउटसाइड रिस्क रहती है मार्केट्स के लिए। यूरोप का जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखें राजीव जी, 700 यूरोस पर मेगावाट है। गैस प्राइसेस $300 पर मेगावाट है। फूड इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड, एक हीट वेव चल रही है यूरोप में, तो फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन कैन रियली ट्रिगर ऑफ रिसेशनरी इम्पैक्ट यूरोजोन में। और ये दो फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रह सकती है मार्केट्स में अगले कुछ महीने और हफ्तों के लिए। तो 15,200 अभी तक तो लग रहा है, आई थिंक जो लो हमने बनाया था इज अ फार फार वे अवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये दो फैक्टर्स अगर एक्सेंचुएट होते हैं, यानी इसको जब फ्लेयर अप हो सकते हैं, अगर ये दो फैक्टर रिस्क रह सकते हैं मार्केट्स के लिए। बट जब तक आई थिंक वो नहीं होता, आई थिंक मार्केट्स विल ट्राई टू फैक्टर इन कि अगर एक बेस के सिनेरियो हम मान के चले कि एक सॉफ्ट लैंडिंग और सॉफ्ट रिसेशनरी इम्पैक्ट आएगा यूरोप में, चाइना स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से शायद बेल आउट कर ले रियल एस्टेट कंपनीज को, एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक दे शुड कम बैक टू नॉर्मलाइज मेजर्स। अगर ये सारी चीजें होती है अगले कुछ महीनों में, तो आई थिंक जो रेंज बाउंड मोड से हम हैं और जितना करेक्शन आएगा, आई थिंक दैट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द मार्केट्स। बट यस आई थिंक अज्यूमिंग द बेस्ट, आई थिंक ट्रिगर्स जो आएंगे वो क्वार्टर 3 के बाद आएंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, जो बहुत स्ट्रांग रहेगी, वो इंडियन मार्केट्स को स्ट्रांग फुटिंग पे रहेगी। आउटसाइड रिस्क फॉर द इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स रिमेन्स हार्ड लैंडिंग यानी हार्ड रिसेशन इन यूरोप, और अगर चाइना में इकोनॉमिक परिस्थिति और वर्सन हो जाती है जो कुछ महीनों बाद पता चलेगी, एंड देन द मार्केट्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है तब तक ये रेंज बाउंड मूड रहेगा विद अ पॉजिटिव बायस ऑन द हायर एंड ऑफ द रेंज। जी, आपने चाइना का जिक्र किया, वही तो जोकर इन द पैक है। मतलब वहाँ क्या हो रहा है ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पहले तो वो उनका रियल स्टेट एकदम डूब गया, ऐसी खबरें आई, कितने बैंक बंद कर दिए ये समझ में आया, बैंकों के बाहर टैंक लगा दिए ये सामने दिखा।
लेकिन बहुत क्लियर पिक्चर आई नहीं कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इतनी महत्वपूर्ण देश है चीन, उसके बाद भी वहाँ के बारे में डेटा को लेकर के वहाँ असल में हो क्या रहा है इसको लेकर के इतना संदेह रहता है। इस चाइना फैक्टर को कैसे प्ले करेंगे? ये बिल्कुल, और ये कभी पता नहीं चला है राजीव जी, और कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजिंग डेटा। तो ऐसे कहीं से भी आपको एक पुष्टि नहीं मिलेगी कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चाइना में हो क्या रही है। बट एज वी अंडरस्टैंड, जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो हाउसिंग क्राइसिस है चाइना में, आई थिंक दैट हैज सम सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस, क्योंकि आप जो देख रहे हैं रिटेल निवेशक जो बैंक्स के तरफ जा रहे हैं, डिपॉजिट शायद विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रिगर इफेक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ mortgage lenders and developers being not paid back, and mortgage lenders and developers themselves going bust. तो ये स्थिति में अगर आप देखें जो चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट है, ये 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है राजीव जी। सो आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस और 2.5 टाइम्स ऑफ द यूएस हाउसिंग मार्केट इटसेल्फ। तो आप प्रोपोर्शन समझ सकते हैं, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी बिकॉज ऑफ द हाउसिंग बस्ट दैट हैपेंड, और जो कोलैटरल डैमेज हुआ था बिकॉज ऑफ चीप क्वालिटी पेपर जिसपे क्रेडिट मिला था, जो चाइना में हो रहा है, आई थिंक उसका हाउसिंग साइज इटसेल्फ इज 2.5 टाइम्स। सो अनलेस द चाइनीज गवर्नमेंट बेल्स आउट, जो हम एक बिट्स एंड पीसेस में सुनते हैं कि थोड़े स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं, बट एक सब्सटेंशियल पैकेज लगेगा टू बेल आउट डेवलपर्स एंड प्रोबेबली गेन कॉन्फिडेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में भी। दे आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक डेटा की पुष्टि कभी हो नहीं पाएगी, बट जोकर इन द पैक जरूर है, और इसलिए हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं कि आई थिंक ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अगर कुछ वर्सन होता है डेटा पॉइंट्स, बोथ चाइना से इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस देयर मैक्रो एंड माइक्रो वाइज, और यूरोप इफ दैट लैंड्स इनटू हार्ड रिसेशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जी, अब यहाँ पर जैसे आपने डोमेस्टिक ट्रेजेक्टरी बताई कि दूसरी तिमाही थोड़ी सी नरम हो सकती है, उसके बाद दूसरा हाफ जो है यानी दूसरी छमाही जो है हमारे कारोबारी साल की, वो बड़ी अच्छी रह सकती है। तो इस ट्रेजेक्टरी की कंफर्मेशन अगले 1-2 महीने में होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो आपके मंथली डेटा है, अगर वो इस बात को थोड़ा सा कंफर्म करने लगेंगे कि सेकंड क्वार्टर जो है मतलब बहुत खराब नहीं होगा, हल्का सा सॉफ्ट हो सकता है, इसकी कंफर्मेशन अगले 1-2 महीने में मंथली डेटा से आने लग जाएगी। और उसके बाद अगर बाजार का ये कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ सेकंड हाफ अच्छा रहने वाला है साल का, फाइनेंशियल ईयर 23 का, तो उस हालत में क्या दिवाली जो है वो धमाकेदार होगी? क्या उस समय ये 18,000, 18,604 ये सारी बाधाएं जो हैं वो टूटती हुई दिखेंगी, उस समय नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, और उम्मीद ये हम मान के चल रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ग्लोबल मैक्रोस ना खराब हो, एंड वी विल डेफिनेटली क्रॉस ऑल टाइम हाइज इन दैट सिचुएशन। दो चीजें राजीव जी, एक आई थिंक जो दूसरी तिमाही के नतीजों की मैं बात कर रहा था, थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर रह सकती है, बट अगर आप Q1 के भी नतीजे देखें, एक्सपेक्टेशन यही थी काफी एनालिस्ट की कि नंबर सॉफ्ट रहेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक परफॉर्मेंस काफी शानदार और लाजवाब रहा है काफी कॉर्पोरेट्स का ब्रॉडर मार्केट्स में अक्रॉस सेक्टर्स। थोड़े एक्सेप्शंस जरूर रहते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज, बट आई थिंक अ मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट्स हैव रिएक्टेड एंड परफॉर्म वेरी वेरी वेल। अब बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस जो आई थिंक अच्छी खासी आई थिंक डिफ्लेट हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है, जो नई इन्वेंट्री बिल्टअप होगी आफ्टर द सेकंड क्वार्टर, क्योंकि हर एक कंपनी 3 से 6 महीने की इन्वेंट्री बिल्टअप कर लेती है, इधर वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो या हार्ड कमोडिटीज हो, जो नई इन्वेंट्री एक्विजिशन होगी वो कम कॉस्ट पे होगी। उम्मीद यही लगा के बैठ रहा है बाजार की जो मार्केट्स हैं और जो डिमांड सिनेरियो है एटलीस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स के लिए, आई थिंक वो डिमांड बिकॉज ऑफ दिवाली जो अपनी फेस्टिव सीजन आएगी सेकंड हाफ में इनिशियली एंड आफ्टर दैट एज वेल, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक जो डिमांड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, और क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगा, इनपुट कॉस्ट कम होती जाएंगी, तीसरी तिमाही से आई थिंक जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ आएगी और जो प्राइसिंग पावर रहेगी कंपनीज के पास, इससे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा काफी कंपनीज के बैलेंस शीट पे, और इसलिए कैश फ्लोज की सुधार होगी। इसलिए आई थिंक मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होने के कारण सेकंड क्वार्टर को ऑलवेज डिस्काउंट कर देगा अगले कुछ हफ्तों में, एंड एक्सपेक्टेशन है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स एग्जिबिट होने लगेंगे क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के बाद। तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये सारी थीम्स प्ले आउट होंगी इवन इफ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट गोज अ लिटिल बिट सॉफ्ट। जी, तो बाजार चलने की ही उम्मीद है, आगे अच्छी ही तस्वीर बनेगी। तो उसमें पैसा कैसे बनाना है, कहाँ पैसा अभी लगाएं,
जिससे बाद में बढ़िया पैसा बने? तो 2-3 थीम्स बहुत अच्छी लग रही है। एक आई थिंक जो टिपिकल हम अनलॉक ट्रेड की काफी समय से बात कर रहे थे, आई थिंक होटल्स और लेजर, ये इंडस्ट्री काफी बढ़िया लग रही है। दो चीजें हो रही है इधर। एक आई थिंक जो ट्रैवल हो रहा है आफ्टर 2 इयर्स, वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। आप कोई भी लंबा वीकेंड देखिए राजीव जी, आई थिंक अक्रॉस हॉलिडे डेस्टिनेशंस, रूम रेट्स देखिए अक्रॉस होटल्स हो, हॉलिडे होम्स हो, दे हैव गॉन थ्रू द रूफ। तो हमें लगता है आई थिंक होटल्स एज अ स्पेस जहाँ पे डिमांड डायनामिक्स हैव कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, और ये डिमांड बरकरार रहेगा अगले कुछ तिमाहियों तक। दैट शुड होल्ड आउट दिस इंडस्ट्री वेरी वेरी वेल। कुछ स्टॉक्स विद इन द इंडस्ट्री आर लेवरेज, तो मेरी उम्मीद यही है कि जो लार्जर प्ले स्टॉक्स है विद इन द होटल स्पेस, दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। बैंकिंग एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी स्ट्रांग एज वेल। हमें लगता है आई थिंक जो कोविड काल में रिकग्निशन हुआ था एसेट क्वालिटी को लेके, जो प्रोविजनिंग बढ़ी है बैलेंस शीट के ऊपर, जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ है, जो रिस्क वेटेड एसेट्स टू टोटल एसेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि रिकग्निशन बैलेंस शीट पे हुआ है, अच्छी खासी प्रोविजनिंग हुई है, जितनी रिकवरीज आएंगी बैंक बैलेंस शीट पे, ये सीधे के सीधे राइट बैक हो जाएंगी। और कैपिटल एडविकेसी फॉर द लार्जर बैंक्स, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, remain extremely strong at this point of time. Important point to note here is that I will couple banking with domestic capex themes as well. इसलिए जो domestic capital goods industry है, ये भी strongly placed है। और इसकी ट्रिगर पॉइंट्स बहुत लॉजिकली अगर मैं कहूँ तो जनरल इलेक्शंस 1 साल 9 महीने बाद आने वाले हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो ऑल आउट इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, रोड्स हो, मेट्रो डेवलपमेंट हो, एंड दैट इन्वेस्टमेंट्स विल एक्सेलरेट एज जनरल इलेक्शंस कम राउंड द कॉर्नर। और इसलिए आई थिंक जैसे गवर्नमेंट केपेक्स करेगी और जितने टेंडर्स निकलेंगे प्राइवेट कंपनियों के लिए भी, जो डोमेस्टिक केपेक्स थीम्स हैं और जो प्राइवेट केपेक्स है, दैट शुड होल्ड आउट वेरी वेरी वेल इन आवर ओपिनियन एज वेल। तो बेटर ऑर्डर फ्लोज आएंगे, एग्जीक्यूशन को की सुधरेगा बिकॉज टाइमलाइंस दिए जाएंगे विद जनरल इलेक्शंस कमिंग अराउंड द कॉर्नर। ना कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, बट एटलीस्ट सम एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन इन दोस प्रोजेक्ट्स, और मार्जिन्स विद बेटर मार्जिन से प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये सारी चीजें आई थिंक डोमेस्टिक केपेक्स थीम को भी सहारा देगी। तो हमें लगता है आई थिंक होटल्स एज अ स्पेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एज अ स्पेस, और डोमेस्टिक केपेक्स एज अ स्पेस, ये 3 स्पेसेस बहुत बढ़िया करने चाहिए अगले कुछ दिनों तक। जी, जब आपसे महीने भर पहले बात हुई थी, नतीजों को हम देख रहे थे, रिव्यू कर रहे थे कि किस तरह से फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। उस समय भी आपने बैंकिंग, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स इनको खास तौर पे सामने रखा था कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। कहाँ पे ट्रेन छूट गई है? मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लग जाए, तेज हो जाए, उस समय भागते हुए नहीं पकड़ना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहाँ पर आज की तारीख में बाजार में ट्रेन छूट गई है, जाने दें, और कहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं ठीक ठाक? नहीं तो थोड़ा रनअप, जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम भी जैसे अपनी वार्तालाप हुई थी राजीव जी, मुझे लगता है कैपिटल गुड्स थोड़ा रनअप डेफिनेटली हो चुका है। डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा रनअप हो चुका है, तो डिफेंस एज अ थीम भी काफी अच्छी लग रही है हमको। तो थोड़ा पुल बैक के लिए राह देखें फॉर कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस, क्योंकि रनअप ठीक ठाक हो चुका है। तो अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो थोड़ा जस्टिफिकेशन भी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कूलिंग ऑफ अ टैड बिट, एंड एंट्री पॉइंट्स बिकम अ लिटिल बिट फार मोर जस्टिफाइबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये नहीं कहूंगा कि ट्रेन कंप्लीटली छूट चुकी है, बट अगर पुल बैक आता है तो मुझे लगता है थिंक कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस, ये दो थीम्स को अभी भी खेला जा सकता है, बट वेट फॉर सम जी। पुल बैक इन दीस सेक्टर्स। और इधर बीच में पीएसयू बैंक बड़े चल गए, वहां पर क्या कहानी लग रही है? वहां पर अभी कितनी स्टीम बाकी है? तो हमेशा ये आर्गुमेंट रहा है पीएसयू वर्सेस पब्लिक का, और एक हैरानी की बात यह है कि जब हम नंबर्स देख रहे थे और हमने स्टैकअप किया कंप्लीट यूनिवर्स का, तो सरप्राइजिंगली पीएसयू बैंक्स हैव आल्सो परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल राजीव जी। अगर वो टॉप टियर हो या स्मॉलर रंग पीएसयू बैंक्स भी हो, सारे पहलू पे जैसे मैं कह रहा था। हमें दो ही कंसर्न्स आती हैं मिड और स्मॉल पीएसयू बैंक्स के लिए। एक, कितना ग्रोथ हासिल कर पाएंगे इन ल्यू ऑफ कंपटीशन, वो लार्जर पीएसयू से भी हो या लार्जर प्राइवेट से हो, both in terms of digitalization as well as acquisition in terms of newer customers with newer products and newer offerings. ये एक हमेशा पहलू रहता है in terms of argument towards private sector banks. और दूसरा होता है in terms of capital advocacy. हालांकि काफी विलय हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं within the PSU banking space as a whole. लोअर रन बैंक्स में कैपिटल एडिक्वेसी के अभी भी इश्यूज हैं,
जो आई थिंक फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं करते इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट दे कैन प्रोबेबली अचीव टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट। इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस दो इनके फेवर में रहते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये दो दिक्कतें हमेशा इनके साथ रहती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती है अपसाइड प्राइस मूवमेंट ये सारे स्टॉक्स की। और इसलिए हमारा कहना यही है, आई थिंक द बेटर play within this space will be obviously the larger private players and the larger private public sector banks, because positioning compared to the lower rung better रहती है in terms of all these dynamics। जी, उसमें एक ये भी बड़ी लगातार बहस चलती रही है ना कि जो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट में जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है वो ट्रेंड लगातार बना हुआ है। उस ट्रेंड में कहीं पर कुछ आप नया देख रहे हैं या वो ट्रेंड जैसा था वैसा ही चल रहा है और धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहा है? नहीं, आई थिंक काफी डेवलपमेंट हुई है। तो अगर हम देखें, एक उदाहरण देता हूँ आपको, एसबीआई का जो ऐप है योनो, उसके आप सब्सक्राइबर्स देखिए, उसकी आप हिस्ट्री देखिए इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ट्रांजैक्शंस आर प्रॉब्ली हैपनिंग और कितने सर्विसेज आ रहे हैं योनो ऐप से। तो जितनी एक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, दे विल रूल द रूस्ट। आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स आई थिंक प्रॉप अप कर रहे हैं। लार्ज स्मॉलर बैंक शायद थोड़ा तकलीफ में हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपिंग अप दीज एफर्ट्स, और इसलिए आई थिंक लार्जर बैंक्स पे फोकस रखिए, क्योंकि आई थिंक जो डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स ये कर रहे हैं और जितनी इनिशिएटिव्स आती है डिजिटल थ्रू, वो बैंक अकाउंट खोलने की हो, नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की हो, ये सारी ये टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी दे रहे हैं। तो आई थिंक कंपटीशन काफी तगड़ी है राजीव जी, प्राइवेट प्लेयर्स हैव टू बी रेडी फॉर दैट, और आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो नॉट रेडी टू सीड देयर मार्केट शेयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंपटीशन तगड़ी रहेगी विद इन द लार्ज प्राइवेट एंड द लार्ज पब्लिक सेक्टर। मतलब अब वो ट्रेंड एक तरफा ढंग से नहीं जा रही है जिसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो उसकी मार्केट शेयर कम हो रही थी और वो जा रही थी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को। परसेप्शन फैक्टर्स है राजीव जी। तो आई थिंक जो नए मिलेनियल्स होते हैं, आई थिंक दे ऑब्वियसली लुक फॉर थिंग्स व्हिच आर वेरी ब्रांडी होने चाहिए, फ्लैशी होने चाहिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये नए एप्स जो पब्लिक सेक्टर भी बना रहे हैं, जैसे मैं योनो की एक उदाहरण बात कर रहा था, आर कमिंग देयर। आई थिंक अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स आर आल्सो ऑन दैट योनो ऐप। सो आई थिंक शिफ्ट डेफिनेटली हो रहा है एंड इट इज डेफिनेटली एविडेंट फ्रॉम ऑल दैट। तो आई थिंक रियलाइजेशन डेफिनेटली आया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कि आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है। प्रोफेशनल टीम्स इन प्लेस आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एफर्ट्स एज वेल, और ये सारी चीजें आई थिंक बहुत बड़ा फर्क लाएगी पूरे इकोसिस्टम के लिए, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। तो मुझे लगता है यस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स द टॉप वंस आर रियली गेटिंग। जी, जो बाकी स्पेसेस हैं उनमें मतलब अपना बेसिक अप्रोच क्या रखना है कि जो सेक्टर चल रहे हैं, अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, उनके साथ चलें, या वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज देखें, वैल्यू पिक्स कहाँ पर बचे हैं, मतलब जहाँ पर अभी भी आप पी मल्टीपल्स देखेंगे कि उसमें ज़्यादा बहुत ठीक ठाक एक सस्ता पी दिख रहा है, उस तरह से छांटने बैठेंगे। इस समय अगर आप सॉर्टिंग करने बैठे मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज, तो उसका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? तो शॉर्टिंग का तो पता नहीं राजीव जी, बट आई थिंक जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, मुझे लगता है आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं फार्मा, ये अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक जो अनसर्टेनिटीज है ये सेक्टर को लेके ये अभी भी बरकरार है। आईटी को तो हम सब जानते हैं, आई थिंक जो एट्रिशन इश्यूज है, वेज हाइक्स का जो प्रॉब्लम अभी भी इंडस्ट्री के लिए चल रहा है, और अनिश्चितता जो बनी हुई है कि क्या अगर रिसेशन आता है यूरोप में, एक सॉफ्ट लैंडिंग, अगर सॉफ्ट रिसेशन भी आता है नॉर्थ अमेरिका में, तो क्या क्लाइंट बजटिंग कट्स होंगे, तो क्या कांस्टेंट करेंसी या डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है तीसरे तिमाही चौथे तिमाही के बाद, और वेज इन्फ्लेशन की वजह से, अदर कॉस्ट इंक्रीज की वजह से क्या मार्जिन पे दबाव बरकरार रहेगा। सिमिलरली आई थिंक जो प्राइसिंग प्रेशर्स हैं फार्मा सेक्टर के लिए, वो जेनेरिक ड्रग को लेके हो, एफडीए कंसर्न्स हो, नए प्लांट्स, नए अप्रूवल स्पेशलिटी ड्रग्स के आ नहीं रहे हैं, और कंप्लीट एक जो अभी भी आई थिंक एक डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल्स को लेके, क्योंकि कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, और आर&डी एक्सपेंसेस जो एलिवेटेड है वो मार्जिन्स पे शायद दबाव लाते हैं। हालांकि कैश फ्लोज दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत लाजवाब है। आई थिंक ये थोड़ा आई थिंक दिक्कत भरा माहौल रह सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज से जाएंगे, और ये अंडर परफॉर्म स्टेटस या टैग, ये दो सेक्टर्स में हमारे हिसाब से एज पर जो बैठने वाली चीज जी, अंडर परफॉर्मर्स में आप मेटल सेक्टर का भी नाम गिन सकते हैं। हालांकि आज मेटल सेक्टर में थोड़ी चमक दिख रही है, तो
क्या अब उनके लिए एक तरह से बेस बन गया है जहां पर वो नई चाल के लिए तैयार हो रहे हैं, या अभी वहां भी दर्द बाकी है? तो आई थिंक अर्निंग्स पे सब निर्भर होगा राजीव जी। यू नो द जोकर इन द पैक, जैसे हम बात कर रहे थे, चाइना इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स मेटल्स। तो जो हम सिंपल इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स कहते हैं, चाइना में अगर रियल एस्टेट की दिक्कतें हैं, अगर रन टू द बैंक्स हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक जो मेटल कंजम्पशन है, तो फेरस हुआ नॉन फेरस हुआ, वो अच्छा खासा कम हो जाता है। अगर कंजम्पशन कम हो जाता है तो ओवरऑल जो डिमांड है ग्लोबली, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज के प्राइसेस पे। और ये प्राइसेस जब कम होती है तो ओवरऑल डिमांड कम होने के कारण और वॉल्यूम्स कम होने के कारण अलोंग विद प्राइसेस गोइंग डाउन, रियलाइजेशन इम्पैक्ट इतना आता नहीं है। एक अच्छी चीज जो मेटल्स के साथ हुई है, स्पेसिफिकली फेरस कंपनीज के साथ, टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू हो, सेल हो, जेएसपीएल हो, अच्छा खासा डेट रिडक्शन हुआ है कोविड काल में। डिमांड भी बहुत बढ़िया थी, रिकवरी बहुत अच्छी आई और डीलेवरेजिंग काफी अच्छा हुआ बैलेंस शीट पे। बट जो दो फैक्टर्स निर्भर करते हैं, डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, वो शायद सॉफ्ट रह सकते हैं, प्राइसिंग थोड़ी सॉफ्ट रह सकती है, और जो कैपेसिटी एडिशंस कर रही हैं कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें थोड़ी दिक्कतें रह सकती है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। तो देखना पड़ेगा कि आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद के क्वार्टर में आई थिंक नंबर्स कैसे होल्ड अप होते हैं कंपनीज के लिए। कुछ कंपनीज ने नॉन फेरस स्पेस में अच्छे नंबर्स दिए, कंपनीज लाइक हिंडाल्को फॉर एग्जांपल, ये वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। बट क्या ये रिपीट कर सकती है अपना परफॉर्मेंस, ये मार्केट देखना चाहता है, सो दैट दे कैन से दैट विद इन द पैक इटसेल्फ शायद नॉन फेरस में हिंडाल्को कैन बी एन आउट परफॉर्मर, और शायद इसको रीरेट कर ले और बाकी स्टॉक्स को डीरेट कर ले। सो एवरीथिंग विल प्रोबब्ली डिपेंड ऑन हाउ नंबर्स प्ले आउट इन Q2। तो ये जो सारे अंडर परफॉर्मर्स हैं, इनके बीच में कहीं पर आप वैल्यू पिक की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या अभी बस वेट एंड वॉच है कि चलो ठीक है इन्हें परफॉर्म करने तो फिर देखेंगे? नहीं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी राजीव। सो आई थिंक विद इन द पैक देयर विल बी एन आउटलायर व्हिच विल आउट परफॉर्म। और हमारी ग्लोबल लेवल पे फार्मा में एज एन एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा था, इवन इफ देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, सिप्ला इज समथिंग दैट वी स्टिल फील कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। उनका जो रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक कॉम्प्लेक्स इनहेलर ये बना रहे हैं, जो फेज 3 तक पहुंच चुका है, आई थिंक इसकी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी और साइज ह्यूज है। एंड दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ अमेरिका, बट आई थिंक यूरोप या द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड can also probably benefit from that. So I think the product pipeline है, ये काफी तगड़ी है। Worst in case of margin reporting is probably behind us in our opinion. और इसलिए आउटलायर के हिसाब से अगर फार्मा इंडस्ट्री को चुनना है, तो एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि हमारे ग्लोबल लेवल पे सिप्ला अच्छा लग रहा है। जी। बाकी अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि इस समय आपके टॉपिक्स क्या हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से हों या वैल्यू पिक्स में से हों? तो जैसे मैंने बैंक्स की बात की, आई थिंक फेडरल बैंक विद इन द मिड कैप प्राइवेट स्पेस में अच्छा लग रहा है, थोड़ा चल चुका है, तो आई थिंक थोड़ी पुल बैक की राह देखिए। विद इन द टॉप टियर नेम्स, आईसीआईसीआई बैंक का एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिलीवरी एंड प्राइस परफॉर्मेंस एज वेल, एज पर आवर ओनिल मेथोडोलॉजी। तो हमें लगता है बैंकिंग में से दो नाम हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हैं। विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स, जो मेरा हमेशा स्पेशल सेक्टर रहा है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स काफी अच्छा लग रहा है। फ्लोरोकेमिकल्स एज अ स्पेस आई थिंक शुड ग्रो इन एक्सेस ऑफ 15-20% वॉल्यूम और वैल्यू वाइज। और जो एंड एप्लीकेशंस है फ्लोरोपॉलीमर और फ्लोरोकेमिकल्स के, वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में भी लगते हैं, 5G टेक्नोलॉजी में भी लगेंगे। इसलिए आई थिंक चाहे ना चाहे, आई थिंक इंडस्ट्रीज विल हैव टू कंज्यूम a lot of fluorochemicals and fluoropolymers in the next few years. और इसलिए ये स्टॉक एक अच्छा खासा हमारे रडार पे लग रहा है। डिफेंस और इसमें से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, बट दे मूव टू मच, और जैसे इसलिए मैं कह रहा था, आई थिंक कैपिटल फॉर डिफेंस थोड़ा पुल बैक की राह देखे, बट अ फ्यू स्टॉक्स हियर एज आई मेंशन्ड कैन डेफिनेटली